अहमद रुश ने तैयारे की रफ्तार बढ़ा दी थी। अब वो 800 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज कर रहा था। जमीन से 500 फुट की बुलंदी पर इतनी तेज रफ्तारी कॉनकोर्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मगर ये जरूरी था। बुलंदी पर जाने की सूरत में हम किसी भी रडार की जद में आ सकते थे, और अगर हम अपनी रफ्तार कम रखते तो मंजिल तक पहुंचने से कबल ही कॉनकोर्ड का ईंधन खत्म हो जाने का अंदेशा था। सामने कुछ फासले पर हमें बद्दू ऊंटों पर सवार नजर आए। वो अपने सर उठाकर हैरत से दोनों तैयारों को देख रहे थे। मगरिब की तरफ झुकते हुए सूरज की रोशनी में उन पर हमारे तैयारों के साए पड़े और फिर चिंगाड़ते हुए उनके सरों पर से गुजर गए। मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑन कर दिया। कॉनकोर्ड से फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आई, हमारे पास 1 घंटा 50 मिनट परवास करने का ईंधन मौजूद है। पायलट बेकर ने कोई जवाब न दिया। फिर शायद डोबकिन कॉकपिट में दाखिल हुआ। उसने पूछा, हालात कैसे चल रहे हैं? बेकर ने कहा, हालात बदस्तूर हैं, कोई खास बात है? डोबकिन ने कहा, हमने अभी मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी मगज सोजी की है। बेकर ने पूछा, किस नतीजे पर पहुंचे? डोबकिन ने कहा, इस नतीजे पर कि हमारे अगवा कुनंदगान बेहद चालाक लोग हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने कोई सियासी तकरीर नहीं की, जैसा कि और किस्म के लोग उमूमन क्या करते हैं। लिहाजा हम इस बात से लाइल्म हैं कि वो लोग कौन हैं, इलावा इसके कि शायद वो फलस्तीनी हों। अगर हेस्नर ने रुश की आवाज़ पहचान न ली होती तो हम इससे भी बेखबर रहते। इस तारीकी की बिना पर हमारी इंटेलिजेंस के लोगों के लिए इस सूरत हाल से निमटने के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। बेकर ने कहा, यह तो बड़ा हौसला शिकन तज्जिया है। डॉबकिन बोला, बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने हमारे ट्रांसमीटर जाम करके हमें पूरी दुनिया से काट दिया है, जिसका वाहिद मतलब यह है कि हमें किसी खुफिया मकाम पर ले जाया जा रहा है। गोया हम जहां भी उतरेंगे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा। वहां गर्मा गर्म खबरों की तलाश में आए हुए हजारों की तादाद में सहाफियों की फौज भी नहीं होगी, और न ही हमारी रिहाई दिलाने के लिए कोई कमांडोस कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि किसी को इल्म ही नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। बेकर ने कहा, मैं भी इसी सूरत हाल पर गौर करता रहा हूँ और मैंने भी तकरीबन यही नताइज अखज़ किए हैं। मुझे पहले ही शुबा था कि कहीं इन लोगों की तरफ से तैयारे को रेगिस्तान में उतारने की फरमाइश न कर दी जाए, और अब तो मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि हमें तैयारा रेत पर ही उतारना पड़ेगा। काश वो सख्त जमीन पर तैयारा उतारने की फरमाइश करें। डॉबकिन ने कहा, और अगर ऐसा न हुआ तो? उसके लहजे में तशवीश थी। बेकर हंसकर बोला, परवाह मत करो, मैं किसी भी जगह तैयारा उतार सकता हूँ। हमने अपना तैयारा शुमाल की समत मोड़ लिया और कॉनकोर्ड ने हमारी तकलीद की। हम सऊदी अरब से निकलकर इराक की फजाई हुदूद में दाखिल हो रहे थे। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो तूफानी और पेचीदा रास्ता इख्तियार किया था, उसके पेश नज़र इसराइलियों के लिए हमारा सुराग लगाना मुमकिन नहीं रह गया था। सूरज बस गुरूब हुआ ही चाहता था। उफक पर नारंगी रंग के लहरिए दिखाई दे रहे थे। मुझे मालूम था कि कॉनकोर्ड में आधे घंटे से ज्यादा का ईंधन नहीं बचा होगा। मैंने चार्ट बुक खोल ली थी। जिस मकाम पर हम थे वहां पर गुरूब आफ्ताब का वक्त 6:16 था। गुरूब आफ्ताब के 5 मिनट के बाद तक मसनूई रोशनी के बगैर लैंड किया जा सकता था, उसके बाद ये मुमकिन नहीं रह जाता। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डाली। 6:01 हुआ था। गोया कॉनकोर्ड में 29 मिनट का ईंधन बाकी था, जबकि रोशनी सिर्फ 20 मिनट की बाकी रह गई थी। मैंने निगाह उठाकर देखा। उफक पर चांद नजर आने लगा था। चंद तारे भी दिखाई दे रहे थे। नीचे बहुत फासले पर जमीन ढलवान होती नजर आ रही थी और सरसब्ज थी। क्यों ना होती। एक दरिया बिल्कुल हमारे जहाज के नीचे था और दूसरा दूर खजूर के दरख्तों के दरमियान बहता नजर आ रहा था। ये दजला और फरात थे। दजला और फरात को देखकर मेरे जहन के दरीचे वाह हो गए। इन दोनों दरियाओं का ताल्लुक मुसलमानों के माजी से, उनकी पूरी तारीख से रहा है। मुसलमानों का उरूज और जवाल इनसे ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने सर झटक कर बमुश्किल खुद को ख्यालात के धारे पर बहने से रोका, वरना शायद मैं खिलाफत अब्बासिया के मशहूर तरीन बादशाह हारून रशीद के दौर में जा पहुंचता। बचपन में सुनी हुई उस अजीमुल मर्तबत बादशाह की बहुत सी कहानियां जहन के पर्दे पर अंगड़ाई सी लेकर रह गईं। दरियाए दजला के अक़ब में ईरान के पहाड़ सर उठाकर खड़े थे। कॉनकोर्ड बदस्तूर हमारे ताक़ुब में था। उस वक्त हमारी बुलंदी 1000 फुट थी। मैंने कॉनकोर्ड पर होने वाली गुफ्तगू सुनने की गरज से रेडियो ऑन कर दिया। बेकर की आवाज आई, मुमकिन है अब हमें बगदाद के लिए शुमाल की समत मुड़ना पड़े। वो अपने फ्लाइट इंजीनियर से गुफ्तगू कर रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उस वक्त ही हमारे जहाज ने बाईं जानिब एक तवील चक्कर लगाया। कॉनकोर्ड ने पैरवी की और फिर बुलंदी कम करते देखकर उन्होंने अपना ख्याल तब्दील कर दिया। बेकर की आवाज आई, गोया हमें यहीं कहीं लैंड करना पड़ेगा, हमारी मंजिल बगदाद नहीं है। फिर उसने माइक्रोफोन संभाला और मुसाफिरों से मुखातिब हुआ। बोला, हम लैंड करने वाले हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए और सिगरेट बुझा दीजिए। फ्लाइट इंजीनियर ने कहा, इनसे कहो LL से सफर करने का शुक्रिया।
بیکر بولا مذاق مت کرو اور یہ بتاؤ ایندھن کتنا رہ گیا ہے۔ فلائٹ انجینئر نے جواب دیا فنی اعتبار سے جہاز میں ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ بیکر نے کہا میں فنی اعتبار سے نہیں پوچھ رہا، الیکٹرانک آلات اور کمپیوٹر سے صرف نظر کرتے ہوئے ایندھن کی وہ مقدار بتاؤ جسے ہواباز مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ فلائٹ انجینئر نے واضح طور پر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا تقریباً 2000 کلو گرام۔ بیکر بولا گویا ہم 5 منٹ مزید پرواز کر سکتے ہیں اور اگر لینڈنگ میں تاخیر نہ ہو تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیئر اپنا دائرہ مکمل کرتے ہوئے 90 درجے کے زاویے پر مڑا اور پھر لینڈ کرنے کے لیے اس کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا۔ مجھے توقع تھی کہ بیکر کو بھی وہ سڑک نظر آ گئی ہوگی جہاں اسے ہماری پیروی میں طیارہ اتارنا تھا۔ اگرچہ سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑک بمشکل دکھائی دے رہی تھی، تاہم وہاں مصنوعی روشنی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ لائٹ کی روشنی میں ہم نے لیئر کو اس شکستہ سڑک پر اتار لیا تھا اور اب کانکورڈ بھی اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کانکورڈ کے کیبن میں ڈوپکن اور ہیسنر گھس گئے۔ وہ چیخ کر کہہ رہے تھے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ واپس اپنی سیٹوں پر جاؤ۔ بیکر نے ناراضگی سے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم طیارہ لینڈنگ کے مرحلے میں ہے؟ ہیسنر کی آواز سنائی دی ہم نے ایک ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ بیکر نے اسے چھڑک دیا، بولا خاموش رہو، یہ کنیسٹ نہیں ہے۔ ہیسنر نے کہا طیارہ لینڈ کرنے کے بعد بم طیارے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، زیادہ سے زیادہ طیارے کی دم کو ہی نقصان پہنچے گا۔ بیکر بولا کہو، میں سن رہا ہوں۔ ہیسنر نے کہا ہم نے زمین پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میرے آدمیوں کے پاس کچھ ہتھیار ہیں، کیا تم ہمیں طیارے سے اتار سکتے ہو؟ میں سناٹے میں آ گیا۔ ہیسنر کسی صورت ہتھیار پھینکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بیکر کی مضطربانہ آواز سنائی دی خدا کی پناہ، تم نے 2 منٹ پہلے یہ بات کیوں نہ بتائی؟ روش نے کہا ہم نے انہیں پوری طرح ٹریپ کر لیا ہے، ہم لینڈ کر چکے تھے اور کانکورڈ بس لینڈ کرنے ہی والا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، کانکورڈ میں فیول ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اسے اس پوزیشن میں لینڈ کرنا ہی پڑے گا۔ کانکورڈ کے ویل شکستہ سڑک سے ٹکرائے اور طیارہ اچھلا، مگر فوراً ہی اس نے دوبارہ زمین پکڑ لی۔ اب وہ تیزی سے اچھلتا کودتا ٹیکسی کرتا ہوا ہماری طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ ہم سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رہا ہوگا۔ پھر اچانک کانکورڈ بہت زور سے اچھل کر ہوا میں بلند ہوا۔ کم از کم میں اور روش یہی سمجھے تھے، لیکن حقیقت اور تھی۔ اس نے زمین چھوڑ دی تھی اور فضا میں بلند ہو رہا تھا، وہ فرار ہو رہا تھا۔ صورتحال کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے روش نے کانکورڈ کے ٹرانسمیٹر کو جام کر دینے والی ڈیوائس کا بٹن آف کر دیا اور ٹرانسمیٹر میں چیخنے لگا رکو، ٹھہر جاؤ، لیکن کانکورڈ نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ کانکورڈ چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم ایک یقینی تصادم کی زد میں تھے۔ میں نے دیکھا کہ روش اپنا ہاتھ LL-02 کو تباہ کرنے والے بٹن کی طرف بڑھا رہا ہے۔ بڑا عجیب وقت تھا، میں روش کو روکنا چاہتا تھا مگر روک نہیں سکتا تھا۔ LL-02 نے فرار ہونے کی کوشش کر کے ہمارے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ اسرائیل سے عراق تک طویل سفر کے دوران میں نے بیکر کو ایک ماہر پائلٹ کے روپ میں دیکھا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کانکورڈ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ روش نے اسے بے حد مشکل پرواز کرائی تھی۔ ذرا سی غفلت سے کانکورڈ تباہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ بیکر کی مہارت تھی جس نے طیارے کو بچائے رکھا تھا، اور اب اس نے حیران کن حرکت کی تھی اور اس کی وجہ سے میں بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی اس حرکت کا محرک ہیسنر بنا ہے۔ بیکر کو خود سے کوئی توقع تھی ہی نہیں۔ LL-01 کی تباہی کے بعد اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور تن بتقدیر ہو کر ہمارے ہر کہنے پر عمل کرتا رہا تھا، جبکہ ہیسنر اس تمام عرصے میں مختلف تدبیروں پر غور کرتا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بیکر نے اس کی ہر تجویز رد کر دی تھی، مگر اس کی آخری تجویز ایسی تھی جس نے بالآخر بیکر کو اپنے جال میں جکڑ لیا۔ سامنے بائیں جانب ایک پہاڑی سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس پہاڑی کی وجہ سے دریائے فرات نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہمارے طیارے سے کچھ فاصلے پر مختلف گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ موجود تھا جن کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ کانکورڈ کی رفتار 180 ناٹ تو ضرور رہی ہوگی۔ اس کا رخ اوپر کی جانب ضرور تھا، مگر اس کا لینڈنگ گیئر زمین سے چند انچ سے زیادہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ کانکورڈ کا رخ ہماری ہی جانب تھا۔ ممکن ہے بیکر نے ہمیں فنا کر دینے کا تہیہ کر لیا ہو، مگر کیا اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کانکورڈ تباہ ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ صرف 2 افراد کو مارنے کے لیے نہ صرف پورا کانکورڈ تباہ کر دے، بلکہ اس میں سوار تمام مسافروں کی جان سے بھی کھیل جائے؟ میرا ذہن بے انتہا برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ہم خطرے میں ضرور تھے، مگر ہم سے کہیں زیادہ خطرہ خود LL-02 کو لاحق تھا، اور اسی ایک بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بیکر نے اتنا خطرناک قدم اٹھانے سے قبل یقیناً بہت کچھ سوچا ہوگا۔ کیا سوچا ہوگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کانکورڈ جس خطرناک پوزیشن میں تھا، اس کے پیش نظر تھروٹل اور آفٹر برنر استعمال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔
हमें या दूसरे लफ्ज़ों में कॉनकोर्ड को हमारे तैयारे से बचाने के लिए अगर बैकर कॉनकोर्ड को महदूद दरमियानी फासले में अचानक बुलंद करने की कोशिश करता तो कॉनकोर्ड की दुम ज़मीन से टकरा कर तबाह हो सकती थी, और अगर तुम तबाह हो जाती तो कॉनकोर्ड की तबाही लाजमी थी। बगैर दुम के तैयारा परवाज नहीं कर सकता था। कॉनकोर्ड के साथ साथ उसमें मौजूद हर मुसाफिर भी हलाक हो जाता, और अगर बैकर आफ्टर बर्नर इस्तेमाल करता तो तैयारे में बचा कुचा ईंधन बड़ी तेजी से जल जाता। ईंधन के बगैर तैयारा क्या खाक उड़ पाता, और बैकर ने तैयारे को अचानक बुलंद करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बहुत नीची परवाज करता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। बज़ाहिर यही मालूम हो रहा था कि दोनों तैयारों में तसादुम हुए बगैर नहीं रह सकेगा। किसी यकीनी नतीजे पर पहुंचना मुहाल था। अहमद रुश ने LL-02 को तबाह करने वाला बटन दबा दिया और मैंने उसे रोका भी नहीं। वक्त इतना कम था कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। उस वक्त हमारी जो पोजीशन थी उसमें कॉनकोर्ड को तबाह करने के अलावा और किया ही क्या जा सकता था। गो वो फरार होकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, ताहम हमें हर झंझट से दूर ही रहना था। बटन दबाते ही उसने लियर से बाहर छलांग लगा दी। मैंने भी उसकी तकलीद की थी। हम अपने तैयारे में ही बैठे रहते तो शायद न बच पाते। कॉनकोर्ड जैसे देव हैकल जहाज की टक्कर से हमारे छोटे तैयारे के परखचे उड़ जाते। मैं और रुश जहाज से बाहर गिरे। गिरने से कुछ चोटें तो जरूर लगी थीं, मगर ये चोटें सहलाने का मौका नहीं था। मैंने अपने दोनों कान बंद कर लिए और ऐन उसी वक्त कॉनकोर्ड चिंगाड़ता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। हमारा जहाज उससे बाल बाल बचा था, ताहम वो लरस कर जरूर रह गया था, इसलिए कि कॉनकोर्ड के बुलंद होने से हवा का शदीद दबाव पैदा हुआ था। उसी दबाव की वजह से जमीन से गर्द गुबार का एक बादल फजा में बुलंद हुआ और माहौल पर छाई हुई तारीकी और सिवा हो गई। बहुत धुंधली रोशनी में मैंने कॉनकोर्ड को पहाड़ी के ऊपर से गुजरने की कोशिश करते देखा। मेरा अंदाजा है कि उसका अकबी लैंडिंग गियर पहाड़ी से टकरा गया था, और शायद यही वजह थी कि वो फजा में मजीद बुलंद होने की बजाय पहाड़ों के दरमियान दूसरी तरफ नजरों से ओझल हो गया था। शायद वो गिर गया था। अहमद रुश कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। हम दोनों गर्द में अट गए थे। रुश पर जुनूनी कैफियत तारी थी। उसने हिज़ियानी अंदाज में कहा, इसे बहरहाल तबाह होना ही था। बम न फटे तब भी वो बच नहीं सकते थे। मैंने जमीन से उठते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो रुश, वैसे भी उसका व्हील पहाड़ी से टकरा गया था। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, महज मेरा अंदाजा है। तुमने देखा नहीं वो बुलंद नहीं हुआ, शायद पहाड़ी के दूसरी तरफ गिर गया होगा। रनवे के दोनों तरफ खड़ी हुई गाड़ियों में से बहुत से लोग उतरकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। उन सब का ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से था और वो सब तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वहाँ मौजूद थे, मगर अब मंसूबे से हट कर काम करना था। रुश ने बड़े वसूख से कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अंधेरे में इतने फासले की चीज नजर आना कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, मुमकिन है मुझे गलत फहमी ही हुई हो, लेकिन तुम कॉनकोर्ड के परवाज ना कर सकने की क्या तौजीह पेश करोगे? रुश ने फखरिया लहजे में कहा, मैंने बम का बटन दबा दिया था, इसी वजह से कॉनकोर्ड तबाह हो गया होगा। मैंने कहा, इस मरहले पर जबकि कॉनकोर्ड में बराए नाम ईंधन रह गया था, मेरा फिट किया हुआ बम उतना ज्यादा मौसर नहीं साबित हो सकता था कि पूरे जहाज को तबाह कर दे। बम 11 नंबर के दरमियानी ट्रिम टैंक पर फिट किया गया था। उस टैंक में अब भी थोड़ा बहुत ईंधन जरूर होगा, ताहम मौजूदा हालत में बम फटने से जो नुकसान होगा वो सिर्फ उतना ही होगा कि पायलट जहाज को तबाह होने से कबल ही जमीन पर उतार सकेगा। रुश ने कहा, तो फिर यही हुआ होगा। बैकर को पता चल गया होगा कि बम फट गया है और उसने फौरी तौर पर जहाज उतार लिया होगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कुछ तो अक्ल इस्तेमाल करो रुश। ढलवान पहाड़ी पर तो जीप का चलाना नामुमकिन होता है, जहाज क्या खाक लैंडिंग करेगा। रुश झल्ला गया, बोला, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? मैंने बड़े सुकून से कहा, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कि असल सूरत हाल जानने के लिए हमें पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा। मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहां पर मौजूद फलस्तीनी अहमद रुश के नजदीक पहुंच गए थे और उससे सवालात कर रहे थे। चूंकि तमाम लोग बैक वक्त बोल रहे थे, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अकब से रुश को धाड़ते हुए सुना, खामोश हो जाओ, हमें पहाड़ के ऊपर पहुंचना है। फिर मैंने उन सबको अपने पीछे आता हुआ महसूस किया, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। सूरज गुरूब हुए देर हो गई थी और अब आसमान पर चमकते हुए तारे साफ नजर आने लगे थे। फजा में खफीफ सी खुनकी का एहसास होने लगा था, जिसका मतलब था कि रात में ठंड बढ़ जाने का इम्कान है। मुझे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। रुश और दीगर लोग बहुत पीछे रह गए थे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र कॉनकोर्ड और उस पर सवार लोगों की थी। अगर कॉनकोर्ड बाहिफाजत उतर गया है तो हमें खुद को जंग के लिए तैयार करना होगा, एक ऐसी जंग जिसमें मारो या मर जाओ के सिवा कोई रास्ता न होता।
पहाड़ी की चोटी पर सीने के बल लेटकर मैंने दूसरी तरफ का जायजा लिया और यह हकीकत मुझ पर फौरन ही आश्कार हो गई कि बेकर ने न सिर्फ कॉनकोर्ड को जमीन पर उतार लिया है बल्कि LL-02 के मुसाफिर भी खैरियत से हैं। कॉनकोर्ड के अतराफ उन लोगों की सरगर्मियां वाज़े तौर पर नजर आ रही थीं। जिस मकाम पर कॉनकोर्ड नजर आ रहा था वो कदरे हमवार थी और उसके दोनों तरफ ढलान नजर आ रही थी, जिनमें एक का रुख यकीनन दरियाए फरात की तरफ था। कुछ देर बाद रुश और दीगर लोग भी मेरे पास पहुंच गए। रुश मेरे बराबर आकर लेट गया था जबकि दीगर अफराद जरा फासले पर थे। रुश ने कहा, तुमने सुना था? वो मरदूद जैकब हैसनर हमसे जमीन पर मुकाबला करने की बातें कर रहा था। मैंने कहा, हाँ मैंने सुना था। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये तो उसकी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करने की वो कोशिश कर रहा है। रुश ने दांत पीस कर कहा, मैं उसे खाक में मिला दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? मैंने कहा, हमें जज्बात से नहीं अक्ल से काम लेना होगा रुश। मौसर मनसूबाबंदी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। रुश ने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, मनसूबाबंदी तुम करते रहो, जब तक तुम्हारी मनसूबाबंदी मुकम्मल होगी उस वक्त तक मैं इन सब को जहन्नम रसीद कर चुका हूँगा। मुझे रुश पर शदीद गुस्सा आया। वो बहुत खुदसर था और बजाय ताउन करने के मुस्तकिल मेरी राह में मुश्किलात पैदा करता रहा था। मैंने मुश्तिल हुए बगैर उससे कहा, क्या तुम तन्हा इतना बड़ा काम कर सकोगे? उसने हैरत से कहा, तन्हा क्या मतलब? इतने बहुत से लोग जो मेरे हमरा होंगे? मैंने कहा, मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ और मेरी मर्जी के बगैर इनमें से कोई एक कदम भी नहीं उठाएगा। रुश गुस्से में अपने बाल नोचने लगा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो 100% हकीकत है, कोई उसका साथ नहीं देगा। मैंने कहा, अगर तुम अपना दिमाग ठंडा नहीं रख सकते तो यहाँ से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरे साथ काम करने की सूरत में तुम्हें मेरा पाबंद रहना होगा। रुश की बेबसी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि उसने हथियार फेंक दिए हैं। मैंने कहा, सुनो रुश, बुलंदी पर होने की वजह से हम बहुत महफूज पोजीशन में हैं। क्या तुम इस बात से मुत्तफिक हो? वो बोला, ये बात तो एक बच्चा भी जानता है कि पहाड़ी इलाके में उसी की पोजीशन मजबूत होती है जो बुलंदी पर हो। मैंने कहा, और तुम यहाँ से नीचे उतरकर उन पर हमला करके अपनी पोजीशन कमजोर कर देना चाहते हो। इतनी बड़ी गलती तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा। मैंने रुश को उसी की जबान में जवाब दिया। रुश तिलमिला गया लेकिन उसने कुछ न कहा। उसके पास कहने को कुछ था भी नहीं। मैंने कहा, अब हमें यह देखना है कि हमें दुश्मन पर और क्या बरतरी हासिल है। हमारे पास इज्तिमाई तौर पर .22 के 6 पिस्तौल हैं, एक ऊजी मशीन गन और एक राइफल के अलावा एक .45 का अमेरिकन कोल्ट रिवॉल्वर है। जैकब हैसनर ने हमसे मुकाबला करने की बात की है तो यकीनन उनके पास वाफिर मिकदार में असलहा होगा। रुश ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। वो मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने कहा, इसके अलावा उन्हें ये तवक्को भी नहीं होगी कि हम इतनी तेजी से पहाड़ी पर पहुंच गए होंगे, लिहाजा जैकब हैसनर हम पर हमला करने के लिए इधर आने की कोशिश जरूर करेगा। रुश ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने कहा, हमें छुप कर लड़ने से ही फायदा होगा, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि कॉनकोर्ड सही सलामत नजर आ रहा है। बेकर ने हवाबाजी की तारीख में एक नए रिकॉर्ड का इजाफा किया है, ताहम ये तैयारा अब दोबारा कभी परवाज नहीं कर सकेगा। रुश ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा, मेरे सामने यहूदियों की तारीफ मत किया करो। मैंने कहा, किसी की अच्छाइयों से महज उसकी बुराइयों की वजह से सरफ नजर नहीं किया जा सकता। रुश ने भिन्ना कर कहा, बेकर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि बम क्यों ना फटा। मैंने कहा, बम यकीनन फट गया होगा रुश, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है। रुश ने एतराज किया, अगर बम फट गया है तो तैयारा क्यों सही सलामत नजर आ रहा है? मैंने कहा, फ्यूल टैंक पर बम नस्ब करने की वजह यही थी कि बम फटे तो ईंधन आग पकड़ ले और फजा में अगर तैयारे को आग लग जाए तो उसकी तबाही यकीनी हो जाती है।